अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में कि हम देखेंगे कि रेजिस्टर सर्किट्स में किस तरीके से लगे होते हैं। इसमें दो हिस्से आ जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हमारी हेल्प करते हैं सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। वो क्या है अभी आगे देखते हैं आज के लेक्चर में। फिर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस में वेरिएशन कैसे आ सकती है। तो वो आपके पास चंद फार्मूले मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप डायरेक्ट रिजल्ट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई अगर लेंथ में चेंज आए तो नेट चेंज इन रेजिस्टेंस कितनी आएगी। सेम केस फॉर एरिया एंड रेडियस हम देखेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम कॉम्बिनेशंस को स्टडी करने वाले हैं रेजिस्टर के, और रेजिस्टेंस में आने वाली वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। टॉपिक है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। जब हम सर्किट को एनालिसिस कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसमें जो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हैं जो किसी तरीके से जुड़ी हो सकती हैं, जिनमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है, उसको हटा के उसकी बजाय एक रेजिस्टेंस लगाई जा सकती है। वो अकेली रेजिस्टेंस वही काम करे जो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस मिलके कर रही थी। मतलब उसमें से करंट भी उतना ही हो, उनमें से वो पोटेंशियल ड्रॉप भी उतना ही बनाए। तो ये जो चीज है ये हम कहते हैं सिंप्लीफाई करना सर्किट को, यानी सर्किट का साइज इससे छोटा हो जाता है। तो जनाब ये हमारे काफी काम की चीज है जिसकी मदद से हम सर्किट को एनालिसिस करते हैं। ठीक होगी बात। अब आम तौर पे दो तरह के कॉम्बिनेशन हम स्टडी कर रहे होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? बिलफर्ज इस मामले में जो भी मैं समझा रहा हूं, तीन रजिस्टर मैंने लिए R1, R2, R3, और उनको मैंने एंड टू एंड जोड़ दिया। ठीक होगी बात। R1 दो सिरे होंगे तो एक सिरे से R2 जुड़ गया है, तो इसी तरीके से R2 के दोनों सिरों के साथ रजिस्टर जुड़ गई, यानी एंड टू एंड कनेक्ट किया है, और एक पोटेंशियल सोर्स लगा दिया है, V वोल्टेज कह लो, V लगा दी मैंने। ठीक होगी बात। अब यहां से जो चार्जेस चलेंगे उनके लिए एक ही रास्ता है। इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगा वो आपके पास सेम एक ही पाथ फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे सेम करंट सब में से गुजरेगा। अब याद है ना करंट क्या है? तादाद, चार्जेस की तादाद। हम कहेंगे कि यहां से अगर 100 चार्जेस गुजरे तो R1 में से भी 100 गुजरेंगे, R2 में से भी 100 गुजरेंगे, R3 में से भी 100 गुजरेंगे। तो जनाब करंट की मिकदार क्या रहेगी? सेम रहेगी, मगर फर्क किसमें आएगा? वोल्टेज में। अब वोल्टेज याद है ना, एनर्जी पोजेस बाय द चार्ज। तो इसका मतलब जब R1 में से गुजरेगा तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो R2 तक एनर्जी का लॉस कुछ और होगा, R3 में कुछ और होगा। तो हम कहते हैं वोल्टेज इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। R1 में ड्रॉप अलग, R2 में ड्रॉप अलग, R3 में ड्रॉप अलग। मगर इन तीनों का होने वाला जो ड्रॉप है वो मिलके बराबर होना चाहिए जितना पोटेंशियल इसने प्रोवाइड किया। यानी अगर सादा सादा कंजर्वेशन देखो तो बैटरी जितनी एनर्जी देगी चार्ज को, चार्ज के पास वही सलाहियत है ना कि उतनी ही एनर्जी जाया कर सके। तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इन तीन जगहों पे आने वाला ड्रॉप मिल के बराबर होगा जितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया था बैटरी ने। तो आपने लिख दी इक्वेशन 1 कि V बराबर है किसके? V1 प्लस V2 प्लस V3। और आप जानते हैं अगर I करंट चुके सेम है तो इसमें से ड्रॉप देखना हो तो I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। तो अब आपके पास जो सोर्स का होगा वो होगा I इंटू RE, E फॉर इक्विवेलेंट, यानी इन तीनों का मिल के जो काम हो रहा होगा, टोटल जो नेट इफेक्ट आएगा। तो जनाब ये वैल्यूज अब आपके पास आ गई, इसे इक्वेशन 1 में प्लेस कर देते हैं। I कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है, तो रिमेनिंग क्या बचा? RE बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अब आप चाहते हैं कि इन तीन की बजाय एक से काम चलाया जाए, तो उस एक की वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगी? तो वो सादा सा कंसेप्ट आ गया, तीनों को जमा कर दो। तीनों को जमा करके जो आंसर आएगा वो एक अकेली रेजिस्टेंस वहां पे लगा दो, वो अकेली मिलके वही काम करेगी जो ये तीनों मिलके कर रही थी। ठीक होगी बात। तो अगर कहेंगे जी तीन से ज्यादा हो गई, कोई मसला नहीं, सारों को जमा कर दो अप टू सोन जितनी भी है। अगर n है तो n की n को जमा कर दो, n इज एनी नंबर।
तो सिंपल अलजेब्रिक सम कर दो तो टोटल इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मालूम पड़ जाएगी। तो यही चीज हमें इक्वेशन नंबर 2 समझा रही है कि भाई जितनी भी रेजिस्टेंस मुयस्सर हैं जो सर्किट में लगी हुई हैं, अगर वो इसी तरीके से एंड टू एंड लगी हुई हैं तो सारों को जमा कर दो तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मिकदार मालूम पड़ जाएगी। ठीक होगी बात। अब यहां से नतीजा क्या हासिल हुआ? नतीजा ये हासिल हुआ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है किसके? सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो तो सारी रेजिस्टेंस को आपस में ऐड कर दो। ओके हो गया। फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो हमेशा बड़ी होगी सर्किट में लगी हुई सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से। ये एक न्यूमेरिकल चेक है कि न्यूमेरिकली आप एक ऐसा सर्किट सॉल्व कर रहे हो जो सीरीज में है, तो सीरीज में 3 4 5 6 जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई है, आपका जवाब उस सर्किट में लगी हुई सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आना चाहिए। यानी अगर 2 4 6 8 ये 4 रेजिस्टेंस लगी हुई है तो आपका जवाब 8 से भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में लगी हुई रेजिस्टेंस से भी बड़ी होती है। ठीक होगी। किस मामले में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब अगर आपके पास n रेजिस्टेंस आइडेंटिकल लग जाए, यानी एक ही वैल्यू की रेजिस्टेंस है और सारी की सारी सीरीज में लगी हुई है, तो टोटल इफेक्टिव कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? जितनी लगी हुई है नंबर को एक रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, nr का टूल इस्तेमाल कर लेंगे। n इज द नंबर, r इज द रेजिस्टेंस। इन दैट केस अगर वो सारी की सारी एक ही वैल्यू की लगी हुई है। फिर जनाब अब आपको जैसे मैंने कहा कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है हर एक में अलग अलग, तो अगर कोई आपसे पूछे स्पेसिफिकली R1 के गिर्द कितना ड्रॉप होगा या R2 के गिर्द कितना ड्रॉप होगा, तो इस फार्मूले का हम सहारा लेने वाले हैं। V1 वो ड्रॉप है जो R1 के गिर्द हो रहा है, तो ऊपर R1 आ गया, नीचे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई इनटू पोटेंशियल ऑफ सोर्स, बैटरी का जोड़ लग गया। तो इस फार्मूले से मुझे वो ड्रॉप पता लग जाएगा जो R1 के क्रॉस हुआ। अगर R2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखना है तो V2 इज इक्वल टू R2 ओवर RE इंटू V। यानी सादा सा कंसेप्ट ये आ गया, जिस रेजिस्टर के गिर्द देखना चाहते हो उसकी वैल्यू ऊपर रखो, नीचे इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखो, इनटू वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो जनाब इस तरीके से वोल्टेज डिवीजन आपको पता लग जाएगी कि हर रेजिस्टर ने कितना कितना जाया किया। तो ये कंसेप्ट था। अब जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी 3 रेजिस्टर मेरे पास हैं, मगर तीनों को ऐसे जोड़ दिया है कि वो बैटरी के पैरेलल में लगी हुई हैं। यानी अब आपने साइड बाय साइड जोड़ा है और उनके एंड जो है R1 का, R2 का, R3 का, वो सारे के सारे एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। जो बैटरी के साथ ए बी जैसे कह लें आप पॉइंट है आपके पास, ठीक है। आप इस सिरे को ए कह लो, इस सिरे को क्या कह लो? बी कह लो। तो अब आपके पास यहां से जो एनर्जी चलेगी मिसाल के तौर पे 10 जूल गए, अब वो 100 चार्जेस लेके जा रहे हैं। हर चार्ज के पास कितने हैं? 10 जूल 10 जूल 10 जूल, 100 निकले। अब उनमें से 60 इधर आ गए, 15 इधर आ गए, अब आपके पास 25 इधर आ गए, मगर हर एक के पास एनर्जी क्या है? सेम। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच क्या आएगा? सेम आएगा। यानी यहां से जितनी एनर्जी चली वो चार्जेस की तादाद मुख्तलिफ मुख्तलिफ पहुंच सकती है। यानी I1 और होगा, I2 और होगा, I3 और होगा, यानी यहाँ पे पहुंचने वाली तादाद अलग अलग होगी, मगर हर एक के पास मौजूद एनर्जी सेम होगी। ये समझना है, क्योंकि पैरेलल है ना, तो आपके पास I डिवाइड हो जाएगा। यानी यहां से जो 100 चार्जेस चले थे वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिवाइड हो जाएंगे। तादाद, चार्जेस की तादाद मुख्तलिफ मुख्तलिफ पहुंचेगी, मगर हर चार्ज के पास एनर्जी क्या है? सेम है। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम मानते हैं हम। ओके हो गया जी। अब अगर कोई मुझसे कहे टोटल करंट कितना होगा, तो आप कहेंगे तीनों करंट्स को जमा करो तो वो टोटल करंट के मुसावी आ जाएगा। तो आपने I बराबर कर दिया किसके? I1 प्लस I2 प्लस I3। ओहम लॉ का सहारा लेंगे तो I1 पता चल जाएगा V ओवर R1, I2 आ जाएगा V ओवर R2, I3 बराबर आ जाएगा V ओवर R3। अब आप देखो मैं V के साथ 1 2 3 नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सब जगहों पे क्या है? सेम है। अब अगर आपसे कहा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखी जाए तो IE यानी इफेक्टिव करंट आ जाएगा V ओवर RE के लिहाज से। तो अब आप जानते हैं कि भाई I की वैल्यू प्लेस कर देंगे, I1 I2 सारा V कॉमन ले लेंगे, वो खत्म हो जाएगा कैंसिल। तो 1 ओवर RE बराबर आ जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अगर एक से 2 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस लगी होंगी तो अब तो जितनी भी होंगी उसी तरीके से रेसिप्रोकल करके आपस में ऐड हो जाएंगी। यानी अगर R4 होता तो 1 ओवर R4 भी ऐड हो जाता, 1 ओवर R5 भी ऐड हो जाता,
था। तो आप इस तरीके से 1/r ही निकाल सकते हैं, सम कर देंगे 1/r करके, रेसिप्रोकल करके सारी रेजिस्टेंस को जमा कर दो। ठीक होगी बात। अब यहां से नतीजा क्या हासिल हुआ? नतीजा ये हासिल हुआ कि आपके पास रेसिप्रोकल तमाम रेजिस्टेंस का करो, उनको जमा करो और वो पैरेलल वो इक्वल होगा किसके? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आ रही, 1 रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। ये बड़ी अहम बात है, यहां पे भी आपको नजर आ रहा होगा 1/r ही है। तो आपके पास सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ आर रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल करके जमा करना है, वो इक्वल आएगा किसके? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। ठीक होगी बात। अब इसकी निशानी के अगर चेक करना हो कि आपने जो जवाब निकाला है सर्किट में लगी हुई सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी जवाब छोटा आना चाहिए। यानी अगर आपके पास 2, 4, 6, 8 रेजिस्टेंस लगी हुई है, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, तो आपका जवाब 2 ओम से भी छोटा होना चाहिए अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये आपका जवाब सही माना जाएगा। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लग गई पैरेलल में तो कैसे निकलेगा? 1/r ही, तो आप इसे लिख सकते हैं n/r। एन रेजिस्टेंस है आइडेंटिकल, तो आप उन सबको जमा कर दोगे। तो आपके पास इसी तरीके से अगर सिर्फ आर ही चाहिए तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो r/n का कंसेप्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक होगी बात। और अब चूंकि करंट डिवाइड हो रहा था, अगर कोई आपसे पूछे I1 की वैल्यू बताओ या सिर्फ जो I2 की वैल्यू बताओ तो I3 की वैल्यू बताओ, तो वो कैसे निकलेगी? तो वो आप कैसे निकालेंगे? I1 बराबर आ जाएगा RE। अब RE ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया? R1 प्लस RE इंटू टोटल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, जो बैटरी से चला था। तो अब I2 निकालने को के ऊपर RE है, नीचे RE में R2 ऐड कर दो। यानी जिस रजिस्टर में से आपको करंट मांगा जा रहा हो उस रजिस्टर को RE में ऐड करके डिवाइड करना है। जैसे थर्ड रजिस्टर की बात करें तो RE डिवाइडेड बाई R3 प्लस RE इंटू I आ जाएगा। तो ये हमारे पास टूल आएगा जो हमें करंट डिवीजन समझाएगा। अब वो जैसे जितनी भी वैल्यू हो तो आप उस फार्मूले को सोच सकते हैं कैसे आप इसे निकालेंगे। तो जनाब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आ गया। अब जो चीज आपको बताने जा रहा हूं वो है रजिस्टर में वेरिएशन के कुछ क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आप उसे अप्रोच करें, हल करने में मत बैठ जाएं, टाइम बचाएं। कि अगर लेंथ आपकी n टाइम इंक्रीज कर दी जाए, यानी नई लेंथ पुरानी लेंथ से n टाइम इंक्रीज है, तो याद रखिएगा कि आपकी जो रजिस्टर है वो कितने गुना बढ़ेगी? n² टाइम ज्यादा हो जाएगी। यानी नई रेजिस्टेंस पुरानी रेजिस्टेंस से n² टाइम ज्यादा होगी। ठीक होगी बात। और अगर आपसे कहा जाए एरिया डिक्रीज कर गया है n टाइम, यानी आपकी जो वायर थी उसका एरिया n टाइम कम हो गया है, तो आपकी रेजिस्टर जो है वो n² टाइम बढ़ जाएगी। यानी नई रेजिस्टेंस पुरानी रेजिस्टेंस से n² टाइम ज्यादा होने वाली है। और अगर आप कहोगे रेडियस कम हो गया है n टाइम, तो अब आप बोलोगे कि नई रेजिस्टेंस पुरानी रेजिस्टेंस से n² टाइम कम हो गई है। यानी याद रखना रेडियस कम हुआ है, तो अब आपकी जो नई रेजिस्टेंस बनेगी रेडियस के कम होने से, तो आपके पास रेजिस्टेंस n² टाइम कम हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट याद रखने हैं। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में ये बात आ सकती है, न्यूमेरिकल्स में आपके पास सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो बजाय हम उसमें देखें कि लेंथ अगर मैं कहूं बढ़ गई है या लेंथ कम हो गई है, तो आप उस तरीके से सोचने की बजाय डायरेक्ट इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, हमें रिजल्ट्स पता चले कि सीरीज के अंदर तो काम बड़ा सादा सा है कि सारी रेजिस्टेंस को जमा कर दो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लग जाएगी। पैरेलल में क्या पता चला? जितनी भी रेजिस्टेंस दी हो सारों का पहले बनाओ रेसिप्रोकल, फिर जमा करो, तो जो जवाब आएगा वो इक्विवेलेंट नहीं आएगा, वो 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो अगर आपको एंड पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो जो जवाब आया उसे फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये बस एक टेक्निक पॉइंट याद रखना है, अक्सर जल्दी में हम वहीं पे छोड़ देते हैं। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।